दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी हिंदी फीमेल व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। एग्जाम डेट 5 तारीख 9वां महीना 2021 शिफ्ट फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है कि इंदुमती किस विधा की रचना है? नाटक है, कहानी, निबंध, उपन्यास। तो इंदुमती क्या है? कहानी है या नाटक, निबंध, उपन्यास, इसमें से क्या है? तो इंदुमती जो है कहानी है। इंदुमती कहानी विधा की रचना है। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इसका प्रकाशन जो है 1900 ईस्वी में हुआ था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि आकाशदीप और पुरस्कार किस कहानीकार की रचनाएं हैं? रमेश चंद्र शुक्ल की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जयशंकर प्रसाद की, जैनेन्द्र की। तो आकाशदीप और पुरस्कार किस कहानीकार की रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। आकाशदीप और पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद की क्या हैं? कहानियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद युग के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल आदि। तीसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रगतिवादी धारा का कवि नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, त्रिलोचन, नागार्जुन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इनमें से ऐसा कौन है जो प्रगतिवादी धारा का कवि नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो डी सही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जो हैं ये प्रगतिवादी धारा के कवि नहीं हैं, बल्कि केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और नागार्जुन ये तीनों जो है प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। ये द्विवेदी युग के कवि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अगर देखा जाए तो परिप्रवास है, रसकलश है और वैदेही वनवास आदि। जबकि केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन तथा नागार्जुन क्या हैं? प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। चौथा क्वेश्चन है कि किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं? ऐसे कौन से कवि हैं जिनमें छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं? शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। शमशेर बहादुर सिंह की कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे जो है शतक के कवि हैं। इनकी प्रमुख अगर देखें कविताएं हैं, अमन का राग है, एक पीली शाम है। शमशेर बहादुर सिंह का अमन का राग, एक पीली शाम, धूप की कोठरी के आईने में खड़ी, धूप के कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रथ, घिर गया है समय का रथ और तथा समय साम्यवादी आदि। जबकि मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रयोगवादी धारा के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 5वां क्वेश्चन है कि गुलरा के बाबा कहानी के लेखक कौन है? गुलरा के बाबा कहानी के लेखक कौन है? नागार्जुन है, मार्कंडेय, उपेंद्र नाथ हस्का है, उर्मिला श्रीश है। तो गुलरा के बाबा कहानी के लेखक जो हैं मार्कंडेय हैं। मार्कंडेय जो है समकालीन कहानीकार हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह अगर देखें हैं तो पान फूल है 1954 ईस्वी में मार्कंडेय की, हंसा जाई अकेला 1957 ईस्वी, भूदान है 1958 ईस्वी और माही है 1962 ईस्वी, बीच के लोग 1975 आदि है। तो मार्कंडेय की रचना कौन कौन सी है? कहानी संग्रह है सभी, पान फूल, हंसा जाई अकेला, भूदान माही और बीच के लोग। 6वां क्वेश्चन है कि धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धातुसेन जो था प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त का, अजातशत्रु का या चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। तो धातुसेन जो है प्रसाद के स्कंदगुप्त का जो है पात्र है, नाटक का पात्र है। धातुसेन प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का पात्र है। जयशंकर प्रसाद जो है ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। प्रसाद का प्रथम नाटक अगर देखें तो सन 1910 ईस्वी में
प्रकाशित जो है सज्जन को माना जाता है प्रथम नाटक। और इनकी प्रमुख नाट्य कृतियाँ हैं कल्याणी परिणय है, करुणालय है, प्रायश्चित है, राज्यश्री है, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी आदि प्रसाद के प्रमुख नाटक एवं उसके पात्र निम्न है। अगर इनकी नाटक देखें और पुरुष पात्र स्त्री पात्र देखें तो स्कंदगुप्त में पुरुष पात्र जो हैं स्कंदगुप्त हैं, भट्टार्क हैं, पृथ्वीसेन हैं, बंधुवर्मा और कुमारगुप्त, ये स्कंदगुप्त में पुरुष पात्र हैं। स्त्री पात्र की देखें तो देवकी हैं, देवसेना है, विजया है, अनंत देवी, ये स्त्री पात्र हैं स्कंदगुप्त में देवकी, देवसेना, विजया, अनंत देवी। चंद्रगुप्त की बात करें तो पुरुष पात्र हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य, सकटार हैं, सिंहरण है, अंबिक है, राक्षस प्रवर्तक है, शल्युकश है। और स्त्री पात्र में देखें तो कार्नेलिया, कल्याणी, मालविका, अलका, सुवासिनी, एलिस है, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी जो हैं स्त्री पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवधी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कृत्रिम नाम से जाना जाता है, कौशली नाम से जाना जाता है, या बघेली या कृत। तो अवधी भाषा को अन्य नाम से जाना जाता है कौशली। अवधी भाषा को कौशली नाम से भी जाना जाता है। अवधी भाषा का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियाँ आती हैं। अवधी बोली का क्षेत्र जो है अयोध्या है और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ आदि तक है अवधी बोली। और इसका अन्य नाम क्या है? कौशली है, कौशली। 8वां क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? 1936 से 1943 ईस्वी, 1920 से 1936 ईस्वी, 1950 से 1960 ईस्वी, या 1900 से या 1918 ईस्वी। तो प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? तो प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा देखें तो जो है 1936 से 1943 है। 1936 से क्या है? 1943 है। प्रमुख साहित्यिक और युग और उनकी समय सीमा इस प्रकार है। अगर देखें तो भारतेंदु युग की समय सीमा तो 1850 से 1900 ईस्वी तक है भारतेंदु युग। द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक है। छायावाद युग 1918 से 1936 ईस्वी। प्रगतिवाद जो है 1936 से 1943 ईस्वी। प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी। 9वां क्वेश्चन है कि भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर क्या है? मौलिक नाटक है, कविता है, अनुदित नाटक है, हास्य व्यंग है। तो भारतेंदु कृत जो प्रेम सरोवर है क्या है? ये प्रेम सरोवर जो है कविता है, भारतेंदु जी का कविता है। भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर जो है कविता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या अगर देखें तो 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या जो है 70 है। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह अगर देखें तो भक्ति सर्वस्व है, प्रेम मालिका है, वैशाख महात्म्य है, प्रेम माधुरी है, प्रेम तरंग है, प्रेम प्रलाप आदि सभी जो है भारतेंदु की क्या है? काव्य संग्रह है। पद्मावत किसकी रचना है? कबीर की है, तुलसीदास, जयसी, सूरदास। तो पद्मावत जो है जयसी की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? जयसी की। इसमें कुल कितने खंड हैं? तो 57 खंड हैं। इनका प्रिय अलंकार अगर देखें मलिक मोहम्मद जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। जायसी जो है प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। जायसी कहते हैं प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिदी के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जो है जायस नामक स्थान पर रहते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर देखें तो अखरावट है, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत आदि ये सभी रचनाएं जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। 11वां क्वेश्चन है कि हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? हिंदी निबंध का अगर देखें उत्कर्ष काल तो भारतेंदु युग है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? भारतेंदु युग है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल जो है भारतेंदु युग। विद्वानों ने सर्वसम्मत से भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जो है जनक माना है। भारतेंदु द्वारा रचित निबंध है कश्मीर कुसुम है,
कालचक्र है, बादशाह दर्पण है, लेवी प्राण, लेवी आदि ये सभी निबंध जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। कश्मीर कुसुम, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण, लेवी। 12वां क्वेश्चन है कि किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है। विवरणात्मक निबंध समास शैली में, या विचारात्मक समास शैली में, या भावात्मक या वर्णनात्मक, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है। तो बी है, विचारात्मक जो है समास शैली में निबंधों में समास शैली में प्रयुक्त होती है। तो विचारात्मक निबंधों में समास शैली का प्रयोग होता है। इस निबंध में किसी देखी या सुनी हुई बात का वर्णन नहीं होता है, इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है। विचारात्मक निबंध जो है अधिक श्रम साध्य होता है, इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है। निबंध जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर वर्णनात्मक होता है, दूसरा विवरणात्मक होता है, तीसरा क्या होता है विचारात्मक, और चौथा भावात्मक होता है। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है। तो विचारात्मक निबंध में समास शैली प्रयुक्त होती है। 13वां क्वेश्चन है कि हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र जो है कहाँ से प्रकाशित हुआ था। बनारस से, प्रयाग से, काशी से, कोलकाता से। तो हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र जो है ये प्रकाशित हुआ था काशी से। हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र कहाँ से प्रकाशन हुआ था, तो काशी से होता था। और यह पत्रिका 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रसाद तथा इलाचंद्र जोशी की प्रारंभ की कहानियाँ इसी में छपती थी। किसकी? प्रसाद तथा इलाचंद्र जोशी की प्रारंभ की जो कहानियाँ थी इसी में छपती थी, और यह काशी से प्रकाशित होता था। और मासिक पत्र था, 1918 में प्रकाशित हुआ था। और प्रसाद तथा इलाचंद्र जोशी की प्रारंभ की कहानियाँ इसी में छपती थी। 14 क्वेश्चन है कि आदिकालीन कविता का प्रधान रस कौन सा है। श्रृंगार रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस। तो आदिकालीन कविता का प्रधान रस अगर देखें तो वीर रस है। आदिकालीन कविता का प्रधान रस क्या है? वीर रस। आदिकालीन रचनाएं डिंगल तथा पिंगल भाषा में लिखी गई हैं। आदिकालीन प्रमुख रचनाएं जो हैं परमाल रस हो, बीसल देव रस हो, पृथ्वीराज रस हो आदि हैं। 15वां क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है। व्यक्तिवाद है, साम्यवाद, सामंतवाद, अस्तित्ववाद। तो प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है, तो बी है साम्यवाद। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार अगर देखें तो सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबोस की पहल पर पेरिस में E.M. फोर्स्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। तो सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबोस की पहल पर पेरिस में E.M. फोर्स्टर की प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। प्रश्न यही था कि प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है, तो साम्यवाद है। कवि जो कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 2009 में, 2005 में, 2001 में, 2008 में। तो 2005 में कवि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तथा 1995 ईस्वी में कोई दूसरा नहीं, 1995 ईस्वी में कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तथा 1995 ईस्वी में ही जो है आत्मजयी काव्य के लिए व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया कुंवर नारायण को। तो कोई दूसरा नहीं पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और आत्मजयी पर जो है कौन सा व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया 1995 में। अगला क्वेश्चन है कि 17वां क्वेश्चन है रामचरितमानस किस भाषा की रचना है। अवधी भाषा, खड़ी बोलिए, अपभ्रंश, ब्रजभाषा। तो रामचरितमानस जो है अवधी भाषा की रचना है। इस ग्रंथ के लेखक जो हैं तुलसीदास हैं। तुलसीदास द्वारा अवधी में रचित अन्य ग्रंथ अगर देखें तो बरवय रामायण है, पार्वती मंगल है,
राम लला नहचो है, राम आज्ञा प्रश्न है, जानकी मंगल आदि। जबकि तुलसीदास द्वारा रचित अगर ब्रजभाषा की रचनाएं देखें तो विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि ये सभी जो हैं ब्रजभाषा में रचित हैं। 18वां क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? सुमित्रानंदन पंत को, अज्ञेय को, विष्णुदास को, रामचंद्र शुक्ल को। तो मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? तो मनोविश्लेषणवादी कवि जो हैं वो अज्ञेय हैं। अज्ञेय को मनोविश्लेषणवादी कवि माना जाता है। अज्ञेय ने 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन किया। तार सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। अभी तक 4 सप्तक का प्रकाशन हो चुका है। अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अगला क्वेश्चन 19वां है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी, आलम, आचार्य केशव, घनानंद। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के अगर प्रमुख कवि देखें तो ये हैं आचार्य केशव। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? आचार्य केशव दास हैं। और केशव जो है ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई, इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्य आश्रित कवि थे। केशव क्या थे? ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई थे और इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्याश्रित कवि थे। केशवदास का अगर देखें उपनाम तो वेदांती मिश्र था। केशवदास का उपनाम क्या था? वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर देखें तो रसिक प्रिया है, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित है, जहांगीर जसचंद्रिका आदि। जबकि बिहारी जो हैं रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं तथा आलम एवं घनानंद जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो हमने आचार्य केशव बताया। और बिहारी कौन है? रीति सिद्ध काव्यधारा कवि हैं तथा आलम एवं घनानंद जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनकी जो है रचनाएं कौन कौन सी थी? तो प्रमुख रचनाएं जो थी रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरिता, जहांगीर जसचंद्रिका, ये सभी रचनाएं जो हैं केशवदास की थी। और इनका उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। और ये जो है केशव जो है ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई, इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्याश्रित कवि थे। शुद्ध कविता की खोज। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध कविता की खोज जो है 1956 रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की है, भगीरथ मिश्र की है, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है? 1956 में रामधारी सिंह दिनकर की है। शुद्ध कविता की खोज 1956 ईस्वी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवाद चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर देखें तो रेणुका है, ओंकार है, रसवंती है, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, श्यामधेनी, रश्मिरथी। रेणुका, ओंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, श्यामधेनी, रश्मिरथी आदि हैं इनकी रचनाएं। 21वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? यशपाल थे, प्रेमचंद, राहुल संकृत्यायन, रांगेय राघव। तो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यशपाल थे या प्रेमचंद थे, राहुल संकृत्यायन, रांगेय राघव। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रेमचंद थे। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे मुंशी प्रेमचंद थे। इस अधिवेशन के समय से ही हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या था? मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, रांगेय राघव। ये सभी जो है प्रगतिवादी कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, रांगेय राघव। 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है?
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवित्री हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ अगर देखें त्रिधारा तथा मुकुल है, जबकि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख कवि हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 23वां क्वेश्चन है कि संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 7 या 6। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे का, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। छ, त्र, ज्ञ, स्रा होता है। तो छ कैसे बनता है? का प्लस सा बराबर छ, ता प्लस रा बराबर त्र, जा प्लस इया बराबर ज्ञ, शा प्लस रा बराबर स्रा। कामायनी किस प्रकार की रचना है? गीत काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है। तो कामायनी किस प्रकार की रचना है? सी है महाकाव्य। कामायनी जो है 1935 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। कामायनी क्या है? महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। इसका अंगी रस शांत निर्वेद रस है। इस महाकाव्य के प्रमुख पात्र अगर देखें तो मनु हैं, श्रद्धा, इड़ा तथा कुमार हैं। कामायनी का मुख्य छंद अगर देखें तो ताटंक छंद है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ अगर देखें तो उर्वशी है, वन मिलन है, कानन कुसुम है, चित्राधार है, झरना, आंसुलहर आदि ये सभी रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। 25वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? कन्नौजी भाषा का, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। तो अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? अंतर्वेदी जो है ब्रजभाषा का नाम है। अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? तो ब्रजभाषा का। देखिए अंतर्वेदी ब्रजभाषा का नाम है। ब्रजभाषा एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इसके अलावा यह भाषा जो है हरियाणी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में बोली जाती है। तो इसे अंतर्वेदी भी कहा जाता है ब्रजभाषा को। 26वां क्वेश्चन है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वह क्या कहलाते हैं? कह रहा है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वह क्या कहलाते हैं? वर्ण ध्वनि, व्यंजन ध्वनि, संधि स्वर, विसर्ग ध्वनि। तो संधि स्वर कहलाते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वह संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे ए छोटा है, बड़ा ए, ओ, औ आदि। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1832 में, 1812 में, 1824 में, 1800 में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात करें तो ये 1800 में ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? मार्की वस बेलेजली ने कोलकाता में किया था। किसने? मार्की वस बेलेजली ने कोलकाता में किया था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, और यह हुआ था 1800 ईस्वी में। यह कॉलेज जो है प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र था। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि हजारों पुस्तकों का अनुवाद हुआ है फोर्ट विलियम कॉलेज में। अगला क्वेश्चन है 28वां कि देवनागरी अंक कितने होते हैं? 15 होते हैं, 13 होते हैं या 9 होते हैं, 11 होते हैं। तो देवनागरी अंक कितने होते हैं? देवनागरी अंक जो है 9 होते हैं। देवनागरी अंक कितने होते हैं? 9 होते हैं। देवनागरी लिपि में 9 अंक होता है। उदाहरणार्थ अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देवनागरी अंक कितने होते हैं? 9 अंक होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 13, 16, 15, 11। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं हिंदी वर्णमाला में? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर जो है 11 प्रकार के होते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। कुछ विद्वान स्वरों की संख्या जो है 13 मानते हैं, जिनमें अंग और आहा को भी स्वरों की गणना करते हैं, जबकि अंग और आहा को क्या माना जाता है? अयोगवाह कहते हैं। 30वां क्वेश्चन है कि विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि हैं? अपभ्रंश, मैथिली भाषा, ब्रजभाषा, अवधी भाषा। तो विद्यापति जो है मूलतः मैथिली भाषा के कवि हैं। यह संस्कृत कवि, संगीतकार और लेखक, दरबारी और राजपुरोहित थे। ये शिव भक्त थे। इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है।
इन्हें क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है।